हेलो वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ दिस चैनल। आज एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का इंट्रोडक्शन देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज 5.1 का, और इस वीडियो को फिर उसके बाद एंड करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये आप यूं समझिए कि सीरीज है एक। मैंने डायरेक्टली बता दिया कि सीरीज, और इतने जल्दी आप चैप्टर तो कंप्लीट नहीं हो जाएगा बस सीरीज बता के। सीरीज या कोई भी सीक्वेंस में अगर आप एक पैटर्न के हिसाब से कोई भी चीज देखते हैं, जैसे कि मैं क्या बताना चाहता हूँ वो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आप देख रहे हैं यहाँ पे 7-8 बॉक्स मैंने सर्कल्स बनाए हैं। मान लीजिए कि मैं यहाँ पे 1 पुट कर रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं 4 पुट कर रहा हूँ, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में गैप कितना है, मतलब 4 और 1 के बीच में गैप कितना है। अब जाहिर सी बात है, आप बोलोगे कि इन दोनों के बीच में गैप है 3 का, 2 और 3, 1 2 3, 3 गैप है, 3 अंकों का गैप है। सो अगर 1 के साथ +3 करेंगे तो बन जाता है हमारा 4। उसके बाद ही मैं आपको बोलता हूँ कि नेक्स्ट नंबर ऐसा कुछ बताओ कि इस पैटर्न को ही फॉलो करते रहे। तो आप बोलोगे कि चलो फिर से 3 ऐड करते हैं। तो चलिए फिर से 3 मैंने ऐड किया, तो अब ये नंबर बन गया 7। मतलब जो पहले 4 था और जो उसके पहले 1 था वो बन गया अभी 7। उसके पहले उसके बाद मैं फिर से आपको बताता हूँ कि फिर से इस सीरीज को फॉलो करते हैं। तो आपका यहाँ पे ध्यान नहीं भटके, आपको पता है कि +3 ही करना है, यहाँ पे +3 ही करना है। तो आप क्या करोगे यहाँ पे 10। उसके बाद सिमिलरली +3 करोगे तो 13, फिर +3 करोगे तो 16, फिर +3 करोगे 19, और फिर +3 करोगे तो 22। आप ऐसे मैं अगर बताते रहूं कि करते रहिए तो आप एंड तक करते रहेंगे, जब तक आपका एनर्जी लॉस ना हो, मतलब इनफाइनाइट तक आप करते रहेंगे, राइट। ऐसे नंबर या ऐसे चेन जो पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, चेन टाइप का फॉलो हो रहा है, देखिए एक लाइन बाय लाइन एक चेन फॉलो हो रहा है, इसे हम सीरीज बोलते हैं। ये तभी होता है जब एक किसी पैटर्न को फॉलो करता है, किसी पैटर्न को फॉलो करता है। लेकिन यहाँ पे इस सीरीज को हम बोल देते हैं प्रोग्रेशन, और चैप्टर में आप इसके पहले देख लेते हो कि एरिथमेटिक भी लिखा हुआ है। मैं पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ कि एरिथमेटिक का यहाँ पे मतलब है कि इस सीरीज में जो चेन या जो पैटर्न फॉलो होगा वो निर्धारित होगा बस प्लस और माइनस से, या फिर जीरो से। कुछ भी नंबर प्लस और माइनस करो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो सेम रहना चाहिए। मतलब जो आप पहले दो वैल्यू के बीच में अंतर है, वो दूसरे और तीसरे वैल्यू के बीच में भी सेम अंतर होना चाहिए। वो नेगेटिव में हो पॉजिटिव में हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो कंसिस्टेंट रहना चाहिए। इससे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मान लो कि मैंने यहाँ पे लिया 1, सेम 1 लिया, यहाँ पे मैंने +3 किया था, यहाँ पे +3 ही करता हूँ तो 4 आता है। यहाँ पे फिर से +3 करता हूँ तो आता है 7। यहाँ पे +4 कर देता हूँ, ये जो पैटर्न है यहाँ पे ये ब्रेक हो गया। ये पैटर्न क्या हुआ, ब्रेक हो गया। आप यू मान लो कि यहाँ पे पैटर्न में क्या था, ये 3 का डिफरेंस था, फिर 3 का, यहाँ पे बन गया 4 का डिफरेंस। तो पैटर्न क्या है, ब्रेक हो गया। अब आपके मन में ऐसे डाउट है कि ये प्लस में ही होगा या माइनस में भी हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि प्लस माइनस दोनों में हो सकता है। और ये जो मैं वैल्यू फर्स्ट 1 से लेके कर रहा हूँ, ये आप कुछ कुछ भी ले सकते हो। आप यहाँ पे 99 भी ले सकते हो, आप यहाँ पे 1.25 भी ले सकते हो, या 1.24 भी ले सकते हो, आप यहाँ पे 1/2 ले सकते हो, आप यहाँ पे √2 भी ले सकते हो। किसी भी तरीके का वैल्यू जो आपके दिमाग में भी आ रहा है आप वो ले सकते हो। और इस डिफरेंस में भी सेम आप कुछ भी ले सकते हो। आप यहाँ पे प्लस कोई एक नंबर ले सकते हो, आप यहाँ पे माइनस कोई भी एक नंबर ले सकते हो, या आप इस डिफरेंस को सेम रहने दे सकते हो। बहुत ही सिंपल सा है, +0 करते रहो, ठीक है। 99 + 0 कितना होगा, 99, फिर 99। सेम अगर हम माइनस करके मान लो कि -2 कर रहे हैं तो कितना होगा, 99 - 2 97, फिर -2, फिर 95, फिर -2 93। ये नंबर सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि ये जो नंबर है पहला नंबर, ये नंबर ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉजिटिव होगा। ये नंबर नेगेटिव में भी आप ले सकते हो, मतलब ये -99 भी आप ले सकते हो, ये -1/2 भी ले सकते हो, ये -1.24 भी ले सकते हो, और ये -√2 भी ले सकते हो। सो इससे आपका
सीक्वेंस जो है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा जब तक वो पहला रूल फॉलो करे, जो ये है कि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो भी इन दोनों के बीच में सेम डिफरेंस होना चाहिए। इन दोनों के बीच में भी वही डिफरेंस होना चाहिए। जहां पे ये कहीं पे भी ब्रेक किया वो सीक्वेंस ब्रेक हो जाएगा और इसे हम एरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं मान्यता देंगे, इसकी मान्यता हम नहीं देंगे। आगे और क्वेश्चंस करेंगे, कुछ एग्जांपल्स करेंगे। चैप्टर नया है लेकिन बहुत इजी है। टर्म 2 में सिलेबस में अगर सबसे इजी चैप्टर आपको कुछ लगने वाला है, मैं आपको दावे के साथ बता देना चाहता हूँ कि स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी से भी इजी चैप्टर आपको ये चैप्टर लगने वाला है। बहुत ही सिंपल चैप्टर है। नेक्स्ट, मैं इसमें आपको एक जनरल फॉर्म आपको बता देना चाहता हूँ। ये आपके एनसीईआरटी बुक का डेफिनेशन है, चेक कर लो। डेफिनेशन ऑफ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर। ये क्या है? एक लिस्ट है इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर। अब यहाँ पे एडिंग बोला है, लेकिन वो नंबर जो फिक्स नंबर हम ऐड करते हैं वो एक नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, वो एक पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, या फिर वो एक जीरो हो सकता है। मतलब सेम नंबर बार बार आ सकता है। सो एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रेसिडिंग नंबर, मतलब प्रेसिडिंग मतलब प्रीवियस नंबर। प्रीवियस नंबर में एक फिक्स नंबर अगर बार बार हम ऐड करते रहें, एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म मतलब फर्स्ट टर्म जो है वो हम कुछ भी ले सकते हैं। वैसा नहीं कि फर्स्ट टर्म में हमें ऐसा है कि 1 लेना है या 3 लेना है या 9 लेना है। कुछ भी दे सकते हैं आपको एग्जाम में, कुछ भी आप बना सकते हो। लेकिन उसके बाद से, मतलब फर्स्ट टर्म के बाद से आपको वो फिक्स्ड नंबर बार बार ऐड करते रहना है। ठीक है, ये आपको फॉलो करना है। और मैंने आपको क्या बताया कि फिक्स्ड नंबर जो है वो क्या बताता है? वो कहलाता है कॉमन डिफरेंस। मतलब इन दोनों के बीच में जो कॉमन डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच में भी वही डिफरेंस है। सो क्योंकि ये डिफरेंस बार बार इक्वल है तो ये कॉमन डिफरेंस है। ये डिफरेंस हर एक के पास कॉमन है। अगर यहाँ पे मैं बोल देता हूँ कि यहाँ पे -2 है और फिर मैं -2 फिर से ऐड करता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा? -4। यहाँ पे फिर -2 करता हूँ तो क्या होगा? -6। यहाँ पे क्या करता हूँ? -2 ऐड करता हूँ तो क्या होगा? -8। तो आप देख रहे हो कि जो डिफरेंस है ये क्या है? कॉमन है, हर एक में कॉमन है। पॉजिटिव हो सकता है, ये पॉजिटिव तो आपको पहले भी बता के दिया, मतलब दिखाया था मैंने। नेगेटिव हो सकता है या फिर जीरो हो सकता है। तो इस डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। और एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का शॉर्ट फॉर्म है AP। ए से एरिथमेटिक, P से प्रोग्रेशन। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, लेकिन उससे जाने से पहले जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और पास में देखिए बेल का आइकन है, उसे क्लिक कर दीजिए नोटिफिकेशंस के लिए। क्वेश्चंस करते हैं। एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये जो अभी सिचुएशंस कुछ मैं आपको दूंगा या बुक में दिए गए हैं, उनमें से कौन से ऐसे सिचुएशंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस बनाते हैं या है और क्यों है। ठीक है, तो पहला सिचुएशन दिया जाता है कि आप एक टैक्सी फेयर करते हैं। टैक्सी फेयर में क्या होता है? इस सिचुएशन में ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। पहला आप किलोमीटर चढ़ते हो, आप उठते हो टैक्सी में, फर्स्ट किलोमीटर तक आपसे वो 15 रुपए लेता है। ड्राइवर जो है वो आपसे 15 रुपए लेता है। उसके बाद से हर एक किलोमीटर में 8 रुपए करके जो रेंट है या जो पे है वो बढ़ जाता है। मतलब मान लो कि मैं टैक्सी में उठा, ये मैंने क्या बना दिया पता नहीं मुझे। ये मैं टैक्सी में उठा और फर्स्ट 1 किलोमीटर गया मैं, तो मुझे कितना पे करना पड़ रहा है? 15 रुपीज, उठने से लेके फर्स्ट 1 किलोमीटर तक। उसके बाद मैं जितना भी किलोमीटर जाता हूँ, हर एक किलोमीटर में, मतलब मैं 1 किलोमीटर से लेके 2 किलोमीटर तक गया, तो मेरा पेमेंट या मुझे मेरा जो फेयर है वो कितना बढ़ेगा? +8 बढ़ेगा फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। हर एक एडिशनल किलोमीटर, मतलब यहाँ पे 1 किलोमीटर ऐड हुआ तो यहाँ पे भी बढ़ेगा +8। तो मेरा अभी नया फेयर क्या होगा? 23। ठीक है, तो यहाँ से कितना डिफरेंस है अभी? 8। अब ये इस यहाँ पे भी क्या बोला? डिफरेंस क्या होगा? सेम 8। और यहाँ पे क्या होगा? +1। 1 किलोमीटर बढ़ा और 3 में गया मैंने, 3 किलोमीटर ट्रैवल किया तो मैं अपना कितना फेयर दूंगा? 31। उसके बाद 3 से 4 गया, मैं कितना दूंगा? 39। उसके बाद फिर 4 से मैं 5 गया, कितना गया? कितना फेयर गया मेरा? 47।
तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे जो जनरल डेफिनेशन है कि प्रेसिडिंग टर्म से प्रीवियस टर्म से फिक्स टर्म जो फिक्स टर्म हम फिक्स नंबर ऐड करते रहते हैं, तो वो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन रहता है, तो वो यहाँ पे फॉलो हो रहा है। आप पहले देते हो 15 रुपए, फिर आप दे रहे हो 23, फिर आप दे रहे हो 31, फिर दे रहे हो 39 और फिर दे रहे हो 47, ऐसा चलते रहता है। और यहाँ पे डिफरेंस है 8, यहाँ पे 8, यहाँ पे 8, यहाँ पे 8, ये डिफरेंस सेम रहता है, फिक्स्ड रहता है। और क्योंकि ये फिक्स्ड रहता है तो ये बन जाता है, क्या बन जाता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो y का आंसर है, क्योंकि डिफरेंस जो है वो फिक्स रहता है, तो वो बन जाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये आपका पहला क्वेश्चन का आंसर होगा कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्यों है। हालांकि ये क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए बहुत सही है, लेकिन एग्जाम में एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस में या ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस में, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन में आ सकते हैं, लेकिन एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन में कैसे आएंगे ये तो आपको बस पूछ रहा है कि व्हाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन, amount of air present in the cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। अब मान लो कि सिलेंडर में कोई एक अमाउंट का एयर प्रेजेंट है, मान लो ये ए है। अब मैं इस कॉन्सेप्ट में नहीं जा रहा हूँ कि द कैपेसिटी विल बी वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर विल बी पाई आर स्क्वायर एच, ये सब चक्कर में मैं अभी नहीं जा रहा हूँ। मुझे पता है एक अमाउंट ऑफ एयर सिलेंडर में था, कुछ भी एक था, वो एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है, मीटर क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब में, कुछ भी हो सकता है। हर एक टाइम पे, एट अ टाइम मतलब वो रेगुलर टाइम पे, चाहे वो 1 आवर हो, 1 सेकेंड हो, 1 मिनट हो, कुछ भी हो, वहां पे वो एयर जो है 1/4 करके घट जा रहा है, 1/4 करके घट जा रहा है। सो अगर मान लो यहाँ पे कुछ था और फिर से -1/4 हुआ, मतलब कोई एक चीज, मतलब 1 था और फिर उससे -1/4 हुआ, तो कितना बन जाएगा, बन जाएगा 3/4। तो यहाँ पे 3/4 ऑफ एयर बचेगा। 1 यूनिट ऑफ एयर था, उस 1 यूनिट ऑफ एयर से अगर 1/4 ऑफ यूनिट हटा दिए तो क्या बचेगा, 3/4 एयर। फिर से सेम इंटरवल में सेम 1/4 बचता है, तो कितना होता है अब, 2/4, 2/4 ऑफ एयर। फिर से बचता है 1/4, तो अब क्या होता है 1/4। अंत में क्या होता है, 1/4 फिर से घटता है और 0 हो जाता है। मतलब अब तो यहाँ पे और घटने के चांसेस नहीं है, ये जो प्रोग्रेशन है ये बंद हो जाता है, ये लिस्ट खत्म हो जाता है। अब ये लिस्ट प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, इसका उत्तर क्या होगा ये आप मुझे बताएंगे। ये होगा हाँ, क्यों, क्योंकि फिक्स्ड नंबर है, -1/4 हर एक बार कमता है। यहाँ पे मैटर नहीं करता है कि एयर का ये क्या वैल्यू है, लास्ट वैल्यू क्या है, एंड हो भी रहा है कि नहीं, फिक्स्ड है डिफरेंस, तो हाँ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। एक ही क्राइटेरिया है, बाकी और जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या प्रॉपर्टीज हैं मैं वो आपको आगे डिस्कस करूंगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होने का एक ही कैरेक्टरिस्टिक है, फिक्स्ड नंबर होना चाहिए। वो नंबर नेगेटिव में हो सकता है, पिछली बार आपने देखा फेयर जो था वो पॉजिटिव में था, वो नंबर 0 भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन कॉमन डिफरेंस जो है होगा वो कॉमन रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे -1/4 घट रहा है और यहाँ पे 2/4 घट जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और सेकेंडली क्या होना चाहिए, वो हर एक में कंसिस्टेंट रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो आपको एक जनरल ओवरव्यू तो मिल गया होगा अभी तक कि कोई एक नंबर रहता है, बहुत ही सिंपल सा चीज है, लिस्ट है, एक लिस्ट बनता है, कोई भी एक नंबर रहता है पहला, और उससे उस नंबर से हर एक बार एक नंबर ऐड होते जाता है। तो मान लो पहला एक नंबर था ए, फिर दूसरा नंबर अगर हम डी से ऐड करें, अब मैं यहाँ पे ए और डी क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ये जनरल बात है, ए मानते हैं फर्स्ट टर्म को, जो भी फर्स्ट टर्म होता है उसे ए मानते हैं, एक नाम देते हैं ना जनरल फॉर्म में, जैसे पॉलिनोमियल्स में a² + bx + c था, तो वैसे ही नाम देते हैं उसको a मानते हैं हमेशा। और जो डिफरेंस रहता है, जो फिक्स्ड नंबर ऑफ डिफरेंस रहता है उसे मानते हैं d। तो पहला अगर a हुआ तो नेक्स्ट वाला क्या होगा, a + d, ये हमारा नेक्स्ट वाला होगा। फिर d ऐड करेंगे तो फिर से क्या होगा, a + d, ये तो पहले था ही, उसके बाद d फिर से ऐड किए तो बन जाएगा क्या, बन जाएगा ये a + 2d, a और 2d, ठीक है। उसके बाद फिर से d ऐड किए तो क्या बन जाएगा, a + 3d। ऐसा ऐसे ऐसे करके चलते रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसे हम बोलते हैं जनरल फॉर्म, ठीक है, क्या बोलते हैं इसे, जनरल फॉर्म।
यहाँ पे ए का कोई भी वैल्यू हो सकता है, ए का वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव, पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, डी का वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल, एक वेल को डिग करते हैं, एवरी मीटर ऑफ डिगिंग में कॉस्ट, व्हेन इट कॉस्ट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर, पहला मीटर डिग करते हैं, उसे खोदते हैं, तो वो 150 रुपये, जो लेबर रहता है वो 150 रुपये हमसे चार्ज करता है कि भाई साहब 1 मीटर खोदेंगे तो 150 रुपये लेंगे। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन उसके बाद अगर जैसे ये 2 मीटर होता है, 3 मीटर होता है, 4 मीटर होता है, या ऐसे करते करते आपको जितना मीटर खुदवाना है, n मीटर, उस टाइम से ज़्यादा ज़्यादा कितना होता है वो हम जानेंगे। अब वो क्या बोलता है कि भाई 150 रुपीज़ मैं पहले मीटर के लिए लूँगा, वो मेरा फिक्स्ड प्राइस है, कुछ तो लूँगा ना, वो मेरा फिक्स्ड प्राइस है। अब आगे आप बढ़ोगे तो मैं 150 और नहीं लूँगा, ऐसा नहीं कि 150 मीटर 1 मीटर के लिए लिया, 150 रुपीज़ 1 मीटर के लिए तो हर एक मीटर के लिए 150 लूँगा, ऐसा नहीं है। आपने 150 पे किया, मैं हर एक मीटर के लिए फिर उसके बाद 50 रुपये करके ही लूँगा बस। तो आप बोलते ठीक है, तो आप क्या कर देते हैं, मुझे 4 मीटर तक खुदवाना है, तो आप कितना उसको पेमेंट देते हैं, 1 मीटर वो तो ले ही रहा है आपसे 150 रुपये, नेक्स्ट मीटर के लिए वो क्या लेता है, 200 रुपये, क्योंकि उसको 50 रुपये बढ़ाना है। फिर और 1 मीटर के लिए वो कितना लेता है, 200 प्लस 50 कितना लेता है वो, अब वो लेता है 250 रुपये, और उसके बाद और 50 रुपये लेता है 4 मीटर तक पहुंचने के लिए। तो फाइनली आप उसको कितने पेमेंट करते हो, 300 रुपये। ये पेमेंट एक पैटर्न के टाइम पे जाता है, पैटर्न के टाइप पे जाता है, क्यों, क्योंकि 150 रुपये फिक्स्ड है, ए कुछ भी हो सकता है, वो पॉजिटिव नंबर है, चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद जो डिफरेंस रहता है, ये जो डिफरेंस है ये भी 50 है, ये जो डिफरेंस है ये भी 50 है, ये जो डिफरेंस है ये भी 50 है। तो ये जो नंबर, 4 नंबर्स अभी तक मैंने लिया, अब तो मैं कुछ भी ले सकता था, मैं 4 तक गया, तो 150, 200, 250, 300, ये 4 नंबर्स क्या हुए, एपी फॉर्म किए, क्योंकि डिफरेंस कॉमन है। तो आपको ये क्वेश्चंस करने का एक ही मकसद है, ये समझाने के लिए कि ईपी या आइडेंटिटी पॉपुलेशन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। जब इंडिया में कोई वोट देता है तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि उसको 18 साल होना चाहिए। सिमिलरली यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि उसे फिक्स्ड डिफरेंस फिक्स्ड रहना चाहिए, एक फिक्स्ड टर्म से वो बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट, यहाँ पे देखो, अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर when rupees 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में यहाँ पे बहुत बढ़िया सवाल है। यहाँ पे कुछ बच्चे क्या करेंगे, डायरेक्ट एपी में मार्क कर देंगे। मैं आपको बताता हूँ क्यों होगा, क्या होगा। ये 10,000 आपने किसी को लेंड किया, अब आपने अपने दोस्त को लेंड किया और आपने उन्हें बताया कि भाई हर साल मैं तेरे से या तुमसे मैं 8% लूँगा ब्याज या इंटरेस्ट, और वो भी चक्रवृद्धि ब्याज लूँगा या कंपाउंड इंटरेस्ट लूँगा। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में होता क्या है कि आप 10,000 रुपये देते हो, वो आपको पहले साल, मान लो वो 2 साल लेता है आपसे या 3 साल लेता है, मान लो 3 साल लेता है, तो पहले साल वो आपको कितना देगा, 8%। किसका 8% देगा, ये पेमेंट तो लौटाएगा। अगर पहले साल ही वो दे देता है तो कितना पेमेंट देगा, 8% देगा और ये पेमेंट देगा। तो मान लो आप 3 साल तक इसे रख रहे हो, तो ये आपका हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। तो फर्स्ट ईयर तक वो आपको कितना पेमेंट देता है, मतलब कितना और इंटरेस्ट बढ़ता है उसमें, 10,000 प्लस 8%। अब 10,000 का 8% कितना होता है, 800 रुपये। तो वहाँ पे कितना बढ़ता है, 800 रुपये, तो इसमें बढ़ता है 800 रुपये, तो ये बढ़ेगा 1080, 10800, इतना बढ़ेगा। कितना बढ़ता है, 800 रुपये, बस इंटरेस्ट जो है 8% है। चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि आप फिर से जब सेकेंड ईयर पे लोगे तो आप इस 10,000 का 8% नहीं लोगे, अब आप इस फर्स्ट ईयर के इसका 8% लोगे उससे, ठीक है, जो कि सिंपल इंटरेस्ट में नहीं होता। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस भी आपको समझाया था। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि फर्स्ट ईयर में आपसे लिया 800 रुपये, आप इंटरेस्ट दे रहे हो उसको, क्योंकि 8% ही है, सिंपल इंटरेस्ट है।
तो आपको वो लौटा रहा है 10,800 रुपये। सेकेंड ईयर में वो कितना लौटाएगा? 10,000 का फिर से 800 रुपये और लौटाएगा, मतलब फिर से इसमें 800 रुपये ऐड होगा, तो 1600, फिर 800, ऐसे करके। लेकिन इसमें वैसा नहीं होता। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि अब इसका आप 8% निकालो, और इसका जैसे ही 8% निकालोगे ये डिफरेंस 800 नहीं रहेगा, ये दूसरा कुछ हो जाएगा। देखो 10800 का 8%, 00 तो कट गए, 864। तो जैसे ही आपने ये कंपाउंड इंटरेस्ट में चेंज कर दिया सिंपल इंटरेस्ट से, ये 800 नहीं रहता, ये 864 रहता है। मतलब आपको 64 रुपए का लाभ होता है अगर आप इसे सिंपल इंटरेस्ट में ना देके किसी को कंपाउंड इंटरेस्ट में दो। तो कंपाउंड इंटरेस्ट लॉन्ग टर्म में हमेशा फायदा देता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद वो 864 रुपये बढ़ते हैं, और 864 रुपये जब बढ़ते हैं तो बन जाता है 1600, यहाँ पे 64। अब क्यों इसमें ऐड नहीं कर रहा हूँ, मैं इस पे ऐड कर रहा हूँ। बहुत बच्चे घबरा जाएंगे कि ये क्या हो गया, ये तो 10,864 रुपये होने चाहिए, इस पे ऐड हो रहा है ना। नेक्स्ट फिर 8%, इसका 8% ऐड होगा, मतलब इसका इसके ऊपर जितना 8% होगा वो वैल्यू ऐड होगा। तो इससे आप समझ पा रहे हो कि जो डिफरेंस है ये हमेशा बढ़ रहा है। बढ़े चाहे ना बढ़े, हमारा कंसर्न अभी वो नहीं है, क्योंकि हम अभी कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ नहीं रहे। मतलब हमारा कंसर्न अभी ये होना चाहिए कि चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है मतलब चेंज हो रहा है। तो चेंज हो रहा है मतलब ये एपी नहीं होगा, ठीक है। तो डायरेक्टली अगर एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि कंपाउंड इंटरेस्ट है क्या एपी में है, एपी में नहीं होगा। सिंपल इंटरेस्ट है क्या एपी में है, जी हाँ एपी में होगा, अगर इंटरेस्ट सेम रहे तो। इंटरेस्ट यहाँ पे 8% है मान लो, और यहाँ पे मान लो 9% है, तो ये 9% हर एक टाइम पे होगा ना। ये 8% है तब भी वो हर एक टाइम पे होगा ना, लेकिन यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो इंटरेस्ट से मैटर नहीं कर रहा है अभी। हाँ, कभी कभी क्या होता है कि इंटरेस्ट आप बोल देते हैं कि फर्स्ट ईयर के लिए 8% ले रहा है, सेकेंड ईयर के लिए 9% है, ऐसा नहीं, इंटरेस्ट कॉन्सिस्टेंट रहना चाहिए। तो क्या होगा, एसआई में भी, एसआई में एपी होगा मतलब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा, और सीआई में एरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। ये आप नोट में ले सकते हो, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकता है, ट्रू और फॉल्स में पूछ सकता है, येस और नो में पूछ सकता है, मैच द फॉलोइंग में पूछ सकता है, केस स्टडीज देके पूछ सकता है, आप इसे लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आपकी स्क्रीन पे, ये क्वेश्चन नहीं है, मैं आपको ये समझाने जा रहा हूँ कि फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या वो लिस्ट जिसमें एक लास्ट टर्म है, आपको पता है कि ये जाके यहाँ पे खत्म होने वाला है। आप एक मूवी देखने जाते हो, आप वहाँ पे मूवी देखने के बाद आपको पता है कि 3 घंटे के बाद ये मूवी खत्म होने वाला है, मतलब वो फाइनाइट है, वो एक लिमिटेड है। फाइनाइट का मतलब है कि उसका एक लिमिट है, वो कहीं स्टार्ट होता है और कहीं पे जाके ना जाके वो एंड होता ही है। फॉर एग्जाम्पल आप समझ लो 2, उसके बाद मैं बढ़ा रहा हूँ 4 करके 6, उसके बाद क्या बढ़ेगा 4 करके 10, फिर 14, फिर डॉट 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 कुछ भी, लेकिन अंत में जाके, अंत में मान लो ऐसा जाके कहीं पे हो जाता है वो 64 मान लो। अब यहाँ पे नहीं भी हो सकता है, मैं बस मानने के लिए बोलूँ। तो यहाँ पे क्या है, एक लास्ट टर्म है, ठीक है। तो ये लास्ट टर्म होने के कारण ये क्या बन जाता है, एक फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन जाता है, मतलब इसका एक लिमिट है, लास्ट टर्म है, ठीक है। इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या हो जाता है कि इनमें से कोई लास्ट टर्म नहीं रहता है, कोई लास्ट टर्म नहीं रहते, जैसे कि 2, उसके बाद वही 4 मतलब 6 हो गया, फिर से 4 बढ़ा, फिर 10 हो गया, फिर से 4 बढ़ा, 14 हो गया, फिर से 4 गया, 18 हो गया, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। आपको जैसे यहाँ पे पता था कि ये 64 में जाके, बीच में आपको नंबर्स मान लो पता नहीं है, 64 में जाकर आपको पता है कि खत्म हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्या है कि पता ही नहीं है कि कहाँ पे खत्म होगा, ये चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, इनफाइनाइट, नो लिमिट। जिस चीज का कोई लिमिट नहीं है वो क्या है, इनफाइनाइट, फाइनाइट नहीं है। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट डाउन द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। इसमें फर्स्ट टर्म लिखना है, कॉमन डिफरेंस लिखना है, हर एक में। मैं बहुत सारा यहाँ पे क्वेश्चन था एनसीईआरटी में, आप देख सकते हो, मैं अलग अलग क्वेश्चन चुन चुन के लिया हूँ क्योंकि टाइम भी सेव होगा और हर एक टाइप के क्वेश्चन को हिट करेंगे। यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो जो ए है तो फर्स्ट टर्म है, उसे हम क्या नाम देते हैं,
ए बोलते हैं, और जो कॉमन डिफरेंस है उसे हम क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ए क्या है, डी क्या है, और ये बता के दिया कि ए पी है ऑलरेडी। तो इस क्वेश्चन का मकसद है कि आपको पहचानना सिखाए कि कौन सा एपी में ए क्या होता है और डी क्या होता है। तो इसलिए कुछ क्वेश्चंस करो इसमें और आगे बढ़ो। ए यहाँ पे क्या है, पहला टर्म जो भी दिखे आपको ए है, तो यहाँ पे भी वो सेम ए है, यहाँ पे भी सेम ये ए है, ठीक है। डी क्या है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस, इन दोनों के बीच में डिफरेंस, इन दोनों के बीच में डिफरेंस, हर एक प्रीवियस और सेकेंड टर्म के बीच में जो डिफरेंस है वो है डी। मतलब डी निकालने के लिए हमेशा हमेशा नेक्स्ट माइनस प्रीवियस करोगे, कभी भी प्रीवियस माइनस नेक्स्ट में नहीं करोगे। बहुत बच्चे क्या करते हैं 3 माइनस 1 कर देंगे, नहीं 1 माइनस 3। आपको कभी भी अगर ये नंबर बड़ा लगे, आपको लगे कि मन चाह रहा है कि इससे ये माइनस करना, नहीं, आपको यहाँ पे 1 माइनस 3 करना है, आपको यहाँ पे माइनस वन करना है, -1 फिर उससे -1, तभी आपको डी निकल पाओगे आप। 1 माइनस 3 कितना हो रहा है, -2, -1 कितना हो रहा है, -2, फिर यहाँ पे क्या है -3, फिर माइनस ऑफ -1, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, तो क्या हो गया -2। तो यहाँ पे d क्या है, d इज इक्वल टू -2। अब आपको ऐसा नहीं कि हर एक में निकाल निकाल के देखना पड़ेगा, अगर वो बोल के रखा है कि वो AP है ऑलरेडी, इसका मतलब d उसमें सेम रहेगा। तो आप अगर एक से भी किसी एक से भी निकाल लेते तो आपको सेम ही निकलता। तो चलिए मैं अब वही फॉलो करूंगा। ए तो मुझे मिल गया है, डी निकालना है, जो आपको सिंपल लगे आप उससे कर लो। 7 माइनस 3 कितना होगा, 4। क्यों, क्योंकि आपको तो AP बोल के रख दिया है कि AP है, तो अगर यहाँ पे भी 4 आया, यहाँ पे भी 4 आएगा, यहाँ पे भी 4 आएगा, तो डी कितना होगा, 4। सिमिलरली यहाँ पे कौन सा आपको सिंपल लग रहा है, ज़्यादा आसानी हो रहा है सब्ट्रैक्शन करने के लिए, मुझे ये लग रहा है, मैं 1.1 डायरेक्ट बता दूंगा। तो डी कितना है, डी इज इक्वल टू +1 पॉइंट। डी में डी जब भी आप निकालोगे या ए जब भी आप निकालोगे, साइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ देर इज अ माइनस you have to write minus, if there is a positive sign you have to write positive sign। यहाँ पे क्या है, +1.1, यहाँ पे d is not 2, it is -2। -2 का एक अलग रोल है वहाँ पे, इसलिए -2 ही बताना पड़ेगा। अगर आप 2 बोल दोगे बस तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, कुछ चीज़ें आप नोट्स ले लो। नोट्स आपको सिंपल क्वेश्चंस वहाँ पे नहीं बनाना है, आपको बस नोट्स में ही लिखना है डी में साइन मस्ट है, ए और डी में साइन मस्ट है। ऐसा SI और CI में, SI AP होता है, CI AP नहीं होता है, ऐसे करके आपको नोट्स बनाना है। तो क्या होगा, एग्जाम के टाइम पे आप क्विक रिविजन कर पाओगे। ये वाला क्वेश्चन देख लो 3 वाला, ये क्या है, तीनों देखो अलग अलग टाइप का लिया है। एक मैंने लिया जिसमें फर्स्ट टर्म पॉजिटिव है, एक में नेगेटिव है, एक में डेसिमल है, एक में फ्रैक्शन है। हर एक का मतलब आपके पास क्या बोलते हैं उसको, पैकेज है, ऐसा समझ लो। तो यहाँ पे ए क्या है, ए है ये 1/3, डी क्या है 5/3 -1/3 मतलब 4/3। यहाँ पे क्या है 4/3, डी क्या होगा 4/3, क्या 4/3 पॉजिटिव 4/3, ठीक है। ये आपको हमेशा मेंशन करना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट साइन। नेक्स्ट यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 2 का मैंने कुछ क्वेश्चंस लिया है यहाँ पे। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ EP व्हेन फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस आर गिवन। अब यहाँ पे उल्टा करना है, यहाँ पे आपको फर्स्ट टर्म दिया गया है, कॉमन डिफरेंस दिया गया है, ऐसे 4 टर्म्स लिखना है। तो पहला टर्म क्या है 10, 4 टर्म लिखना है, 1 2 3, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। फर्स्ट 4 टर्म्स, नेक्स्ट 4 टर्म्स नहीं बोला, फर्स्ट 4 टर्म्स, 4 टर्म्स लिखने हैं। तो पहला अगर ए है, दूसरा क्या होगा +D, मतलब +10 कितना होगा 20, फिर +10 कितना होगा 30, फिर +10 कितना होगा 40, ठीक है, यही बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो ए क्या है, -2 में है, 1 2 3 4, पहला क्या है -2, फिर कितना करेंगे, डी कुछ भी हो सकता है, मैं बोला था कि पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। जीरो होगा तो क्या होगा, एपी में हर एक टर्म सेम आएगा, क्योंकि +0 होगा, +0 करेंगे तो फिर से वही आएगा, फिर से वही आएगा, फिर से वही आएगा, ठीक है। तो ये भी आप नोट कर लो, इफ d इज इक्वल टू 0 ऑल द टर्म्स इन द AP आर सेम। क्या बताया मैंने, इफ d इज इक्वल टू 0 ऑल द टर्म्स ऑफ AP आर सेम। ये आपका एक नोट बन गया। नेक्स्ट आपका 3 में a इज इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू -3, तो पहला होगा 4, ऐसे 4 बनाने हैं,
-3 बन गया तो 1, फिर -3 करेंगे तो -2, फिर -3 करेंगे तो -5। बहुत ही सिंपल है, बस मैं ऐड कर रहा हूँ, लेकिन क्या ऐड कर रहा हूँ, नेगेटिव वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ लेकिन नेगेटिव वैल्यू। समझिए बात को, माइनस नेगेटिव वैल्यू नहीं करो, माइनस ऑफ -3 +3 हो जाएगा वो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 4, ए इज इक्वल टू -1, डी इज इक्वल टू 12। चार टर्म्स मुझे बताओ, -1 + 12 कितना होगा, 11, फिर +12 कितना होगा, 23, फिर +12 कितना होगा, 35। बहुत सिंपल है, इजी प्लस माइनस है, कुछ अभी तक तो हार्ड नहीं लग रहा है। नेक्स्ट, अब 1 किए, 2 किए, 3 किए, 4 किए, 5 कर रहे हैं, डेसिमल में है। क्या हो गया, -1.25, फिर माइनस ये 4 ऐसे अंक मिलेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, -0.25 करेंगे। तो जब जैसे ही प्लस करेंगे यहाँ पे आंसर आएगा हमारा -1.50, फिर -1.75, फिर -2.00। ठीक है, ये चार, अभी स्पेस कम है, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, -1.25, फिर उससे -0.25 मैंने ऐड किया तो होगा -1.50, फिर होगा वहाँ पे -1.75, जैसे यहाँ पे 0.25 ऐड करेंगे, फिर होगा यहाँ पे -0.25 ऐड करेंगे तो 2.00, माइनस साइन लिखना मत भूलिएगा, बोथ इन केस ऑफ डी एंड ए। विच ऑफ दी फॉलोइंग आर एपीज, बहुत सारे एपीज लिए मैंने, बस कॉन्सेप्ट के लिए, इतना अगर चाहते तो नहीं भी ले सकते थे, बस आपको बताना है कि कौन सा एपी है, और अगर ये एपी है तो और तीन टर्म्स लिखना, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया। तो पहला 2, उसके बाद 5/2, उसके बाद 3, उसके बाद 7/2, सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, लेकिन चुन चुन के कुछ क्वेश्चन लिए, रिपीटेड क्वेश्चन मैंने नहीं लिया है। 2 ए हो गया, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एपीज। तो एपी कब होगा, जब फिक्स टर्म होगा। तो यहाँ पे कितना प्लस हो रहा है, यहाँ पे तो प्लस करने के लिए देख लेते हैं कितना हो रहा है, 5/2 -2 विल बी इक्वल टू 5/2 -4/2, यहाँ पे 2 तो एलसीएम में मिल गया, 1/2, मतलब हर एक में हाफ प्लस कर रहे हैं। तो हाफ अगर प्लस कर रहे हैं तो यहाँ पे आ रहा है 5/2, ठीक है, चलो यहाँ पे आ रहा है 6/2, मतलब आ गया 3, उसके बाद फिर से 1/2, फिर 7/2, ठीक है। चलो ये एपी में है, अगर ये एपी में है तो अभी आपको बस और क्या करना है, अगला 3 टर्म्स लिखना है। मैं पहले के लिए 3 टर्म्स अगला लिख देता हूँ, बाकी के लिए आप लिख सकते हैं, वैसे कोई इंपॉर्टेंट नहीं कि अभी आपको लिखना ही है, एमसीक्यू क्वेश्चन अगर आएंगे तो आपको लिखने के लिए बताया नहीं जाएगा। 7/2, यहाँ पे उसके बाद क्या है, 7/2 + 1/2, 7/2 + 1/2, सिंपल सा है, इसे प्लस कर दो, ठीक है। 8/2 मतलब क्या आएगा, 4, क्योंकि ये तो कट जाएगा। फिर से 8/2 या 4 + 1/2 कितना आएगा, एलसीएम ले लो, ये क्या बन जाएगा, 8 + 1/2, 9/2। ऐसे करके आपको 3 टर्म्स लिखने हैं। तो मैं स्क्रीन को मिटा रहा हूँ, अभी तक तो आपको पता आ ही गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें देखो, अब रूट में है, मैंने पहले ही बताया था, डी से हमें कोई परेशानी है, जीरो में हो सकता है, बहुत अच्छा चैप्टर है, किसी से कोई परेशानी है, जीरो में हो सकता है डी, प्लस में हो सकता है, नेगेटिव में हो सकता है, रूट में हो सकता है, रियल नंबर, कुछ भी हो सकता है। तो 3 फर्स्ट ए है हमारा, उसके बाद डी क्या हो रहा है, √2 प्लस √2 कर रहे हैं, तभी ना ये +√2 हो रहा है, फिर से +√2 किया, क्या बन गया, 2 √2, फिर +√2 किया, क्या बन गया, 3 √2, ठीक है, ऐसे करके डीज बन रहे हैं। तो ये भी हमारा एपी फॉल कर रहा है। नेक्स्ट हमारा ये देखो, इसमें क्या प्लस हो रहा है, इसमें हो रहा है 0.22, फिर माइनस कर दो प्रीवियस टर्म से 0.2, तो आ रहा है यहाँ पे 0.02, मतलब 0.02 हमेशा प्लस हो रहा है। तो सही है, 0.02 अगर प्लस होगा, इसीलिए वहां पे बढ़ रहा है, एक करके देख लेते हैं कैसा हो रहा है, 0.22, नेक्स्ट टर्म में क्या होना चाहिए था, अगर 0.02 बढ़ रहा है तो होना चाहिए था 0.24, गलत हो गया, मतलब ये एपी नहीं है, ये जो 2 करके बढ़ रहा है ये एपी नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें जो कॉमन डिफरेंस है वो कॉमन नहीं है, जो डिफरेंस है वो कॉमन नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उसके पहले मैं स्क्रीन मिटा देता हूँ। ये भी सेम है, यहाँ पे तो सारे सेम दिख रहे हैं, मतलब क्या यहाँ पे डिफरेंस +0 था, डिफरेंस +0 होगा तभी आपको सारे सेम दिखेंगे। तो ये क्या हो गया, ये आपका एपी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखो बहुत सारा क्वेश्चन मैंने लिया है बस आपको समझाने के लिए। यहाँ पे देखो 1 3 9 27, यहाँ पे प्लस नहीं हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। 1 इंटू 3 3, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, ऐसे करके बढ़ रहा है। ये पैटर्न है। तो देखो मैंने बताया था प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है या जीरो हो सकता है, कॉमन डिफरेंस। कहीं पे क्या मैंने बताया कि मल्टीप्लाई होगा, वहाँ पे मल्टीप्लाई तो हो नहीं रहा है कहीं पे, लेकिन यहाँ पे हो रहा है। तो वो क्या एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है? नहीं, वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। उसका एक अलग नाम है, वो उसका एक अलग चैप्टर है कम्प्लीटली, लेकिन वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, उसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं, जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होता है। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, डिवीजन नहीं होता है, डिफरेंस डिफरेंस रहता है। डिफरेंस क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो में रहता है। ठीक है, डिफरेंस होता है, या तो प्लस होगा, अगला नंबर प्लस होकर आएगा, या तो माइनस होकर आएगा, सेम रहेगा ये पैटर्न। तो ये हो गया नॉट एन एपी। क्या ये एपी है? देखो इसमें भी क्या हो रहा है, ए इंटू ए, फिर ए इंटू ए, फिर ऐसे करके, ये भी नहीं होगा। इसमें क्या हो रहा है, ये प्लस हो रहा है, ए प्लस ए 2a, फिर प्लस ए 3a, प्लस प्लस ए 4a, ये हो रहा है एपी। इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी आप देखो, इसमें √2, उसके बाद ये √2, उसके बाद इसका नाम है 9 इंटू √2, या 9 इंटू 2 मतलब 3√2। ब्रेक जब करोगे ना आपको यही मिलेगा, उसके बाद ये मिलेगा आपको 4√2। ठीक है, तो ये जो है ये एपी में फॉल करेगा, ये एपी में फॉल करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ब्रेक करो। देखो ये √2 है, 8 का मतलब क्या होता है, 8 का मतलब होता है रूट के अंदर 4 और √2। तो ये 4 तो बाहर निकल के आ जाएगा, बन जाएगा 2 और √2। पहले क्या था, ऑलरेडी √2 था। ठीक है, तो कितना बढ़ा, √2 प्लस √2, मतलब प्लस √2 बढ़ा ना, तभी ना 2√2 हुआ, 2 √2 आए। उसके बाद क्या हुआ, √18, मतलब 9 इंटू 2। अगर 9 इंटू 2 हुआ तो क्या बन गया, ये 3 आ गया। इसका तो रूट बाहर निकल के आ जाएगा और अंदर में √2 रहेगा, मतलब फिर से और एक √2 बढ़ा। उसके बाद 32 मतलब क्या होता है, 16 इंटू रूट, 16 इंटू 2 मतलब ये तो एक स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है 16, और ये √2 मतलब फिर से एक √2 बढ़ा, तभी 4√2 हुआ। तो ऐसे करके बढ़ रहे हैं। यह कम बन जाएगा, ये एपी बन जाएगा। इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या हो रहा है, 3, उसके बाद √6, उसके बाद, तो अच्छा इसे देख लेते हैं, √3। अगर इसमें प्लस कुछ करते हैं या √3 करते हैं तो क्या आता है, 2√3। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 इंटू √3, मतलब √2 इंटू √3 ऐसा आ रहा है। 2√3 नहीं आ रहा है, √2 इंटू √3 आ रहा है। उसके बाद 3, उसके बाद 2√3। ठीक है, उसके बाद ऐसे करके आ रहा है, मतलब ये जो है इसमें हर एक में पैटर्न जो है वो चेंज हो जा रहा है। +√3 नहीं हो रहा है, +√3 अगर होता तो आंसर कुछ इस तरह होता। ठीक है, वो इस तरह नहीं आ रहा है, तो इसलिए ये क्या है, नॉन एपी है, ये एपी नहीं है। तो एपी क्या क्या नहीं है, ये एपी है, ये एपी है, ये एपी नहीं है, ये एपी नहीं है। इसे देखते हैं, ये भी एपी नहीं है, तो साइड साफ दिख रहा है। 1 स्क्वायर का क्या वैल्यू है, 1, उसके बाद 9, उसके बाद 25, उसके बाद क्या है 49। डिफरेंस निकालो, फर्स्ट डिफरेंस कितने का डिफरेंस है, 8 का। कितने का डिफरेंस है, 16 का। कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे डिफरेंस है 24 का। ठीक है, तो क्या ये कॉमन है, डिफरेंस सेम है, नहीं है, तो ये भी नॉन एपी है। ये भी सेम, यहाँ पे क्या हो रहा है, 1, उसके बाद 25, उसके बाद 49, उसके बाद 73। डिफरेंस कितने का है, 24। यहाँ पे कितने का है, 24। अच्छा यहाँ पे ट्विस्ट है, यहाँ पे कितने का है, 24। तो देखो डिफरेंस जो है, डिफरेंस सेम है, भले ही उन्होंने ऐसे करके दिया है, लेकिन हमारा जो मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये सेम है, मतलब ये क्वेश्चन जो है ये ईपी में फॉल करता है। ठीक है, क्योंकि डिफरेंस जो है वो d इज इक्वल टू 24 कॉमन है हर एक में। ठीक है, तो इसलिए ये ईपी में फॉल करता है, लेकिन ये नहीं करता है। मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, प्लीज़ जाके लाइक कर दो इस चैनल को, और इस चैनल के कंटेंट्स आप देखा करो। मैं बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट्स बना रहा हूँ, और भी अच्छे कंटेंट्स लाऊंगा। काइंडली इस वीडियो को वॉच करें, आपको अगर लगता है कि अच्छा है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और प्लीज़ आगे देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें।
बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कभी भी अगर मैं वीडियो डालूँ तो आपके पास एक बेल मतलब एक घंटी बजे और नोटिफिकेशन जाए आपके पास। धन्यवाद।